हेलो डियर स्टूडेंट्स। होप आप सभी का नीट का प्रिपरेशन जो है वो अच्छी तरीके से चल रही होगी। इन today's lecture we will discuss some important topics of the plant growth and development, and those topics are differentiation, dedifferentiation, redifferentiation, development and plasticity, जिसमें हम लोग हेटेरोफिली के बारे में पढ़ेंगे। तो और यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी के एक-एक लाइन को डिकोड करने वाले हैं ना, एक-एक कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी। इससे पहले का टॉपिक हम लोग ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में, प्रीवियस लेक्चर्स में, उसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन के बारे में, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन के बारे में, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहली लाइन जो है आपका लिखा हुआ है, द सेल्स derived from root apical meristem and shoot apical meristem and cambium differentiate and mature to perform a specific function। कह रहा है कि आपका जो, मान लेते हैं कि ये आपका है ना सूट है, इसको आप ऐसे करें, ये रूट है आपका और ये आपका सूट है। तो सूट का एपिकल मेरिस्टेम आपका यहाँ पर प्रेजेंट है ना, और रूट का एपिकल मेरिस्टेम मान लेते हैं आपका स्टिप पे प्रेजेंट है। रूट एपिकल मेरिस्टम यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, है ना, रूट एपिकल मेरिस्टम। तो यहाँ पे आपके प्रेजेंट होंगे हर रूट के जो ब्रांचेज है उसके टिप पे। और सूट एपिकल मेरिस्टम आपका यहाँ पर मान लेते हैं प्रेजेंट है। यहाँ पे आपका नोड है ना, नोड से आपका लीफ निकलते हैं ऐसे करके, और यहाँ पे ब्रांचेज भी आपका निकलते हैं, है ना, एक्सिलरी बर्ड होते हैं। और इसको अगर आप कट करेंगे, इस स्टेम को अगर आप कट करेंगे तो यहाँ पे आपको वास्कुलर कैम्बियम देखने को मिलेगा, है ना, यहाँ पे अंदर में आपको वास्कुलर कैम्बियम देखने को, जिसको हम लोग लैटरल कैम्बियम भी बोलते हैं, कैम्बियम मिलते हैं। और कॉर्टेक्स के रीजन में अगर वो है तो हम कह सकते हैं कि ये कॉर्क कैम्बियम, है ना, कॉर्क कैम्बियम है। दोनों जो है आपका प्लांट का जो गर्थ होता है उसको इंक्रीज करवाता है ना, ये दोनों मिलके आपका प्लांट के गर्थ को इंक्रीज कराता है। और सूट एपिकल मेरिस्टेम जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये आपकी इस तरफ लेंथ को इंक्रीज कराएगा, और रूट एपिकल मेरिस्टेम जो है ना, रूट का जो ग्रोथ है वो करवाएगा। तो एपिकल मेरिस्टेम जो है, अगर सेल की बात करें, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये आपका सेल है कोई, है ना, ये यहाँ पे ये सूट एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पर प्रेजेंट है, बहुत सारे सेल्स है। और ये मान लेते हैं यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टेम है। यहाँ पे आपका सूट एपिकल मेरिस्टेम है,
और यहाँ पे आपका रूट एपिकल मेरिस्टेम। इसके सेल्स डिफ्रेंशिएट करके आपका लीफ बनाएगा, स्टेम बनाएगा, है ना। और बाकी और भी जो आपका टिश्यूज है, ऑर्गन है, वो सब डिफ्रेंशिएट करके बनाता है। तो यहाँ पे अगर मान लेते यहाँ का एक सेल है जो आपका, है ना, ये मेरिस्टेमेटिक इन नेचर है। ये मान लेते हैं आपका मेरिस्टेम सेल है, सेल। ये अनडिफ्रेंशिएटेड कंडीशन में अभी है। अनडिफ्रेंशिएटेड कंडीशन में है। अब यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएशन होगा इसका, है ना। इसका क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन। और है ना, कुछ अलग जो है ये एक शेप ले लेगा और ये परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। या इसको मेरिस्टेमेटिक सेल, या इसको हम बोलते हैं परमानेंट सेल। या इसको हम डिफ्रेंशिएटेड सेल बोल सकते हैं, है ना। तो ये परमानेंट सेल हो गया और ये आपका मेरिस्टेमेटिक सेल हो गया। तो कौन सा प्रोसेस से ये परमानेंट सेल बना? इसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशंस। फिर जो है ये आपका जरूरत पड़ेगा तो फिर से ये मेरिस्टेमेटिक सेल बन सकता है। फिर से जरूरत पड़ेगा तो ये आपका मेरिस्टेमेटिक सेल बन सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन होगा और फिर से ये मान लेते हैं मेरिस्टेमेटिक हो गया। फिर से ये मेरिस्टेमेटिक सेल बन गया, है ना। फिर से ये मेरिस्टेमेटिक सेल हो गया। यानी कि इस पे अब ये डिवाइडिंग डिवाइडिंग जो कैपेसिटी है, डिवीजन कैपेसिटी, वो गेन कर लेता है। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल में सेल डिवीजन कैपेसिटी जो है वो गेन कर लेता है। फिर से मान लेते हैं कि इसको कोई सेल जो है परमानेंट सेल बनना है। तो अब फिर से यहाँ पे एक प्रोसेस होगा, इसको बोलते हैं री डिफरेंशिएशन, है ना। फिर से ये जो है एक पर्टिकुलर टाइप का जो है सेल, परमानेंट सेल बन जाएगा, है ना। फिर से ये जो है रीडिफरेंशिएटेड सेल जो है बन जाएगा आपका, है ना। और ये फिर से डिवाइडिंग जो कैपेसिटी है इसका, ये लॉस्ट हो जाएगा, है ना। ये आपका एक तरह से लूज डिवीजन कैपेसिटी। और ये गेन कर लेता है, रीगेन एक तरह से कहें तो, रीगेन डिवीजन कैपेसिटी। यहाँ पे फिर ये लूज कर देता है ना। लॉस्ट डिवीजन कैपेसिटी। और इसके पास डिवीजन कैपेसिटी होता है ना। इसके पास हैव डिवीजन कैपेसिटी। तो बस ये आपका मैकेनिज्म होता है कि कैसे डिफरेंशिएशन होगा। तो मेरिस्टेमेटिक सेल है,
अगर उसको परमानेंट सेल बनना होगा तो वो प्रोसेस को बोलेंगे डिफरेंशिएशन। फिर से परमानेंट सेल को अगर फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल बनना है, फिर से उसमें डिवीजन की कैपेसिटी अगर लाना है, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन, है ना। उसमें कुछ ना केमिकल चेंजेज होंगे, है ना, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेज होंगे, और वे सेल जो है फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल आपका बन जाएगा। और फिर से इसको अगर परमानेंट सेल बनना है ना, तो फिर से इसमें रीडिफरेंशिएशन होगा और फिर से ये डिफरेंशिएटेड सेल बन जाएगा, है ना। या एक तरह से कहें मैच्योर सेल परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे कहाँ पर कहाँ कौन सा सेल क्या करता है, जैसे सूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम, है ना। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये आपका प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल है, यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल, है ना। और ये डिफरेंशिएट करके आपको परमानेंट जो डिफरेंशिएटेड सेल बना दिया आपका, है ना। उसके बाद फिर से अगर इसमें डी डिफरेंशिएशन होगा तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल बोल सकते हैं, है ना। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल जैसे कि आपका कहाँ पे देखने को मिलता है, वास्कुलर कैम्बियम में देखने को मिलता है, वास्कुलर कैम्बियम में देखने को मिलता है, और लेटरल कैम्बियम में देखने को मिलता है। और फिर से वास्कुलर कैम्बियम एंड लेटरल कैम्बियम, है ना, उसमें रीडिफरेंशिएशन होगा। और जैसे सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, है ना, और जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, कॉर कैम्बियम से जो है आपका बनेगा। तो इस तरीके से जो है आपका फिर से परमानेंट सेल एंड मैच्योर सेल बनना शुरू हो जाता है। तो अब हम लोग एनसीईआरटी का एक-एक लाइन को देखते हैं। तो फिर से एक बार देखते हैं, द सेल्स derived फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, है ना। रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड कैम्बियम डिफरेंशिएट एंड मैच्योर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। और ये मैच्योर हो जाते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है, स्पेसिफिक फंक्शन ये परफॉर्म करने लगता है। जैसे मान लेते हैं कि सेकेंडरी जाइलम बन गया, सेकेंडरी फ्लोएम बन गया, तो जाइलम का काम हो गया आपका वाटर का कंडक्शन, है ना। फ्लोएम का काम हो गया आपका फूड का कंडक्शन। तो वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन जो है स्टार्ट कर देता है करना। दिस एक्ट लीडिंग टू मैच्योरेशन इज टर्म एज डिफरेंशिएशन। और इस तरीके से सेल आपका जो मेरिस्टेमेटिक था वो ना मैच्योर भी हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल्स अंडरगोज, है ना, अंडरगो फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेज, है ना, फ्यू टू मेजर, है ना, कुछ या बहुत ज्यादा उसको में स्ट्रक्चरल चेंजेज होंगे, बोथ इन देयर सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म। सेल वॉल में भी आपका स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलेगा, एज वेल एज प्रोटोप्लाज्म में भी देखने को मिलेगा, है ना। ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब मेरिस्टेमेटिक सेल बनता है परमानेंट सेल से, है ना, परमानेंट सेल से जब मेरिस्टेमेटिक सेल बनेगा तो इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, फ्यू टू मेजर, है ना, फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस कहाँ पे, इन बोथ, है ना, सेल वॉल में भी देखने को मिलेगा एंड प्रोटोप्लाज्म में भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल टू परफॉर्म अ ट्रैकेरी एलिमेंट, है ना, ट्रैकेरी एलिमेंट बनना है, द सेल्स वुड लूज देयर प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ पर क्या होता है, अच्छा, ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन की बात यहाँ पे किया था, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन की बात अगर किया है तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ये जो ऊपर में लिखा हुआ था ये मैच्योर मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये परमानेंट सेल बन रहा है, यानी कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है ना। तब यहाँ पे बोला गया था ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल्स अंडरगोज फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो यहाँ पे आपका सेल वॉल में भी आपका स्ट्रक्चरल चेंजेस होगा, और कह रहा है कि प्रोटोप्लाज्म में भी कुछ चेंजेस होंगे, और वो बन जाते हैं आपका परमानेंट सेल या डिफरेंशिएटेड सेल बन जाता है। ये चीजें यहाँ पे, है ना, लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल टू परफॉर्म अ ट्रैकेरी एलिमेंट, ट्रैकेरी एलिमेंट अगर उसको बनना है, द सेल वुड लूज देयर प्रोटोप्लाज्म। तो ट्रैकेरी एलिमेंट बनने के लिए उसमें क्या होंगे, प्रोटोप्लाज्म लूज हो जाते हैं, और सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, लिग्निन
का डिपोजिशन होने लगता है सेकेंडरी सेल वॉल में बहुत ज्यादा, और प्रोटोप्लाज्म अल्टीमेटली जो है खत्म हो जाएंगे। दे ऑल्सो डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल, और ये सेकेंडरी सेल वॉल जो है, जो लिग्नोसेलुलोज, लिग्निन एंड सेलुलोज का बना होगा, वो जो है बनाता है। टू कैरी वाटर, है ना, टू लॉन्ग डिस्टेंस इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन में भी ये लॉन्ग डिस्टेंस तक वाटर को कैरी कर सकता है। ट्राई टू कोरिलेट द वेरियस एनाटॉमिकल फीचर्स यू इनकाउंटर इन प्लांट्स टू द फंक्शन दे परफॉर्म। तो कह रहा है कि आप डिफरेंट एनाटॉमिकल जो फीचर्स अभी तक पढ़े हैं, या फिर अलग अलग टिश्यू के बारे में, अलग अलग ऑर्गन के बारे में, वो किस किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है, उस चीज को आप, है ना, इमेजिन कर सकते हैं। अब कह रहा है प्लांट शो अनदर इंटरेस्टिंग फेनोमेना। प्लांट एक इंटरेस्टिंग फेनोमेना शो करता है, तो वो क्या है? द लिविंग डिफरेंशिएटेड cells that by now have lost the capacity to divide can regain the capacity of division under certain conditions। तो अंडर सर्टेन कंडीशंस में जो डिफरेंशिएटेड सेल है, वो फिर से रिगेन कर सकता है, डिवीजन की कैपेसिटी को रिगेन कर सकता है। दिस फिनोमेना इज टर्म एज डी डिफरेंशिएशन। तो इसको जो है हम लोग, जब वो परमानेंट सेल से फिर से मेच्योर सेल बन जाए, तब सॉरी मेरिस्टेमेटिक सेल बन जाए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम्स, है ना, जैसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डिफरेंशिएटेड पेरेन्काइमा सेल्स। तो जो हम लोग एनाटॉमी में पढ़े थे, है ना, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, यहाँ पे हम लोग इस चीज को ऑलरेडी चर्चा किए थे कि ये आपका मान लेते हैं, है ना, स्टेम है, सेकेंडरी स्टेम, और ये आपका मान लेते हैं हिंडोडर्मिस है, डाइकोट का स्टेम है ये आपका, यहाँ पे हम दिखाएंगे। और यहाँ पे इंडोडर्मिस था, ऐसे करके जो है आपका इंडोडर्मिस था। और यहीं पे हम लोग चर्चा किए थे कि पेरिसाइकल आपका होते हैं, ऐसे करके पैचेज में जो है। और यहाँ पे हम लोग चर्चा किए थे कि ये आपका इस तरीके से वास्कुलर बंडल होते हैं, जिसमें इधर होता है आपका जाइलम, और इधर होता है आपका फ्लोएम, है ना। उसी तरीके से इधर होता है फ्लोएम और इधर होता है जाइलम। और यहाँ पर हम लोग देखे थे कि कैम्बियम बनते थे, है ना, ये आपका इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम था, ऐसे करके, है ना, ये इसी तरीके से चारों तरफ आपका होगा। तो इसको बोलते थे हम लोग इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। ये तो ऑलरेडी पहले से रहता था, लेकिन बाद में जा करके आपका यहाँ पे समथिंग, यहाँ पर जो है ना, ये कलर थोड़ा डिफरेंट दिखाते हैं। ये जो है आपका कैम्बियम बनता था, है ना। तो ताकि वो कंप्लीट सर्कल बना पाए, तो यहाँ पे एक कैम्बियम आपका बन जाता था, है ना। जो मेडुलरी रे है, उसके ऊपर इनकामेटा सेल्स का बना होता है, वो सेल जो है उसमें फिर से जो है डी डिफरेंशिएशन होता था, और ये आपका सेल यहाँ बन जाते थे, है ना, इंटर
है ना। वास्कुलर कैम्बियम, यहाँ पर भी वास्कुलर कैम्बियम आप लिख सकते हैं। और इस तरीके से दोनों मिला करके हम लोग बोल देते थे वास्कुलर कैम्बियम, है ना। तो इस तरीके से बन जाते थे, और ये अगर देखा जाए तो ये चारों तरफ जो आपका बन जाता था वास्कुलर कैम्बियम, है ना। इसी तरीके से हर बहुत सारे वास्कुलर बंडल आपका रिंग अरेंजमेंट शो करता है डाइकोटिलेडोनस स्टेम में जो है। स्टेम में हम लोग देखे थे। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो बना वो डी डिफरेंशिएशन से बना, है ना। फॉर्म आफ्टर डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन के बाद जो है ये, है ना, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आपका बना था। उसी तरीके से कॉर्क कैम्बियम बनता था। तो वो चीजें हम लोग यहाँ पर कॉर्टेक्स में दिखाए थे। ये मान लेते हैं कि कुछ सेल्स है कॉर्टेक्स का, और इसके कॉर्टेक्स का सेल जो है उस पर रीडिफरेंशिएशन हो जाता था, है ना। और ये आपका मेरिस्टेमेटिक सेल बन जाता था, है ना। ऐसे करके कॉर्क कैम्बियम का जो है फॉर्मेशन हो जाता था आपका। ऐसे जो है कॉर्क कैम्बियम बनता था। तो यहाँ पर भी जो है ये फॉर्म आफ्टर डी डिफरेंशिएशन ऑफ जो पेरेन्काइमा का जो पेरेन्काइमा सेल्स होता है ना, कॉर्टिकल पेरेन्काइमेटस सेल। तो इससे जो है फिर से वो मेरिस्टेमेटिक जो है प्रॉपर्टी जो है रिगेन कर लेता था, डिवीजन कैपेसिटी आपका रिगेन कर लेता था। तो यहाँ पर जो इंटरफेसिकुलर हम लोग पढ़े, है ना, ये और या कॉर्कम्बियम जो पढ़े वो फुल्ली डिफरेंशिएटेड पेरेन्काइमा सेल से बनता है ना। वो फुल्ली डिफरेंशिएटेड पेरेन्काइमेटस सेल से बनता है। ये जो बना था आपका, ये इंटरफेसिकुलर जो कैम्बियम था आपका, ये फॉर्म आफ्टर डी डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, तो यहाँ पे जो पेरेन्काइमा सेल है ना, डिफरेंशिएटेड पेरेन्काइमा सेल्स, है ना, ऑफ मेडुलरी रे, है ना। मेडुलरी रे में जो पेरेन्काइमेटस सेल्स थे जो डिफरेंशिएटेड है, उससे जो है वो फिर से रीडिफरेंशिएशन हुआ। और जो कॉर्कम्बियम है वो कॉर्टिकल जो रीजन में पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं जो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड है, उसमें रीडिफरेंशिएशन होकर के आपको बनाता है। तो आगे है, while doing so such मेरिस्टेम टिश्यू आर एबल टू डिवाइड। और जब ये मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं तो ये फिर डिवीजन की कैपेसिटी जो है इसके पास रहता है ना, इसके पास जो है डिवीजन की कैपेसिटी रहता है। 1 मिनट, ये थोड़ा सा हम्म
तो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे, the plant shows another interesting phenomena, the living differentiated cells that by now have lost the capacity to divide can regain the capacity hmm, of division under certain conditions. This phenomena is termed as de-differentiation. For example, meristematic formation of meristems, जैसे कि इंटरफेसिकुलर आपका देखे थे हम लोग, एंड कॉर्क कैम्बियम जो है देखे थे फ्रॉम फुली डिफरेंशिएटेड पेरेन्काइमा सेल से. While doing so, such meristems tissue able to divide and produce cells that can again lose the capacity to divide but mature to perform a specific function. और वो अगेन जो है जो डिवीजन कैपेसिटी है वो लूज कर देता है और फिर से वो कोई स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म करने कर लेता है या उसमें मैच्योर होकर के वो करता है. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रीडिफरेंशिएटेड. जब फिर से वो, है ना, मेरिस्टेमेटिक सेल बनने के बाद फिर से जब उसमें सेल डिवीजन करेंगे और डिफरेंशिएशन होगा तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन. लिस्ट ऑफ list some of the tissue in a woody dicotyledonous plant that are the product of redifferentiation. तो आप बता सकते हैं कि रीडिफरेंशिएशन से आपका कौन कौन सा जो है टिश्यू या प्रोडक्ट जो है बना है डाइकोटिलेडोनस प्लांट में. तो आप बता सकते हैं सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, है ना, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी आपका फ्लोएम, है ना, और आपका सेकेंडरी जो है कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल जो सेल्स होते हैं वो आपका इससे बनता है. हाउ वुड यू डिस्क्राइब अ ट्यूमर? ट्यूमर को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो ट्यूमर जो सेल्स होते हैं, है ना, ट्यूमर जो सेल होते हैं वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है उसमें, है ना. अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है उसमें. हम कंट्रोलिंग की कैपेसिटी एक तरह से लूज कर देता है, लॉस्ट कर देता है. तो फिर ये सेल आपका बार बार डिवाइड करके, है ना, ट्यूमर का जो है फॉर्मेशन करता है. बार बार डिवीजन करके वो ट्यूमर का फॉर्मेशन करते जाता है क्योंकि यहाँ पे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन आपका हो रहा है, सेल डिवीजन रुक ही नहीं रहा है ना. तो ऐसे कंडीशन को हम लोग ट्यूमर फॉर्मेशन करता है या कैंसरस सेल इसको हम लोग बोलते हैं. अब आगे है, व्हाट वुड यू कॉल द प्रेनकाइमा cells that are made to divide under controlled laboratory conditions during the plant tissue culture. तो आप जो है व्हाट वुड यू कॉल द प्रेनकामा सेल्स दैट आर मेड टू डिवाइड अंडर जो है कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशंस ड्यूरिंग द प्लांट टिश्यू कल्चर. तो आप इसको जो लेबोरेटरी कंडीशंस में किसी भी प्लांट टिश्यू या सेल को आप ग्रो करवाते हैं, है ना, तो उसको हम लोग टिश्यू कल्चर जो है के दौरान जो है उसको हम लोग बोल देते हैं, है ना, माइक्रो प्रोपगेशन. इस तरह का एक टर्म जो है हम लोग देते हैं. वो बायोटेक्नोलॉजी में चीजें, ये सब चीजें जो है आपको बताया जाएगा. अब आगे है रिकॉल द सेक्शन 13.1.1. वी हैव मेंशन दैट द ग्रोथ इन प्लांट्स इज ओपन, है ना. यहाँ पे जो प्लांट का ग्रोथ है ओपन है क्योंकि ये कंटिन्यूसली होते रहता है. इट कैन बी इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट. तो ओपन का ग्रोथ का मतलब है कि ग्रोथ आपका जो है प्लांट के केस में कंटिन्यूसली होते ही रहता है ना. जब तक वो जिंदा है तब तक उसमें होते रहेंगे, है ना. इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल जो है जरूरत पड़ने पे बनेंगे और वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है कंटिन्यूसली डिवाइड कर करके जो है आपका नया पार्ट या नया जो है ऑर्गन जो है आपको बनाते रहेगा. नाउ वी मे से दैट इवन डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स इज ओपन. कह रहा है कि डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन भी हो सकता है क्योंकि मान लेते हैं कि ये मैच्योर सेल था और वो परमानेंट सेल बन गया. लेकिन अब ये परमानेंट सेल है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है ये
कभी डिवाइड कर ही नहीं सकता है, फिर से ये जो है मेरिस्टेमेटिक सेल बन सकता है। यानी कि ये मेरिस्टेमेटिक बनने के लिए ओपन है ना, फिर से ये मेरिस्टेमेटिक सेल बन सकता है। तो जो डिफरेंशिएशन प्रोसेस है ना, यहाँ पे जो आपका डिफरेंशिएशन के वजह से ये परमानेंट सेल बना था, मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट सेल, वो क्लोज्ड नहीं है। यानी कि परमानेंट बन गया तो अब ऐसा नहीं कि दोबारा मेरिस्टेमेटिक सेल नहीं बन सकता है, बन सकता है। इसीलिए डिफरेंशिएशन जो है वो ओपन है, उसमें फिर से डी डिफरेंशिएशन हो सकता है ना। फिर इसमें जो है डी डिफरेंशिएशन आपका देखने को मिल सकता है, इसलिए ये ओपन है। बिकॉज सेल्स टिश्यू अराइजिंग आउट ऑफ द सेम मेरिस्टेम हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी, और मेरिस्टेमेटिक हो करके ये अलग अलग जो है स्ट्रक्चर बना सकता है ना, आफ्टर मेचुरेशन। तो क्या कह रहा है कि ओपन क्यों है, क्योंकि ये फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल बना सकता है। एंड tissue arising out of the same meristems have different structure at maturity। या तो आप इससे जो है बात करें, ये डिफरेंशिएशन होने के बाद जो है आपका अलग अलग परमानेंट सेल बनाएगा। जैसे मान लेते ये P1 था, ये P2 टाइप का है, ये आपका P3 टाइप का परमानेंट सेल बनाया, ये आपका P4 टाइप का सेल बनाया। तो डिफरेंशिएशन होकर आपका डिफरेंशिएशन तो होगा, और एक ही टाइप का नहीं, अलग अलग टाइप का परमानेंट सेल बना सकता है। और फिर वो परमानेंट सेल फिर से वो मेरिस्टेमेटिक सेल बना सकता है डिफरेंशिएशन होकर के। तो यहाँ भी एक तरह से ये ओपन है, यानी कि फिर से मेरिस्टेमेटिक बन सकते हैं। और फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो आपका फिर से अलग अलग टाइप का डिफरेंशिएटेड सेल या परमानेंट सेल बना सकता है ना। तो यहाँ पे ओपन इन इस सेंस में है कि ये अलग अलग स्ट्रक्चर भी बना सकता है, और आपका फिर से मेरिस्टेमेटिक जो प्रॉपर्टी है वो रिगेन भी कर सकता है। दोनों सेंस में यहाँ पे कहा गया है कि डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन, है ना, बिकॉज द सेल्स टिश्यू अराइजिंग आउट ऑफ द सेम मेरिस्टेम से यहाँ पे परमानेंट सेल बन रहे थे, है ना। यहाँ पे आपका मेरिस्टेमेटिक सेल एक ही है ना, और ये अलग अलग परमानेंट सेल यहाँ पे आपका बन रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है ना, डी डिफरेंसेस होकर के मेरिस्टेमेटिक सेल बने, फिर यहाँ पर ये अलग अलग टाइप का परमानेंट सेल बना सकता है ना। तो कह रहा है बिकॉज सेल्स एंड टिश्यू अराइजिंग आउट ऑफ द सेम मेरिस्टेमेटिव हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एट मेच्योरिटी, इसीलिए ये ओपन है। The final structure at maturity of cell tissue is also determined by the location of the cell within। तो कौन सा परमानेंट किस तरह का जो है स्ट्रक्चर बनाएगा, किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करेगा, वो डिपेंड करता है कि वो किस लोकेशन पर है ना। फॉर एग्जाम्पल सेल्स पोजिशन अवे फ्रॉम द रूट एपिकल मेरिस्टेम डिफरेंशिएट एज रूट कैप सेल्स। तो जो आपका ये रूट मेरिस्टेम सेल थे, है ना, और ये अगर यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, है ना, तो यहाँ वाले जो मेरिस्टेम सेल से ये सब सेल बने हैं, है ना, ये सब जो सेल बना है ये क्या बनाएगा, रूट कैप बनाएगा। उसी तरीके से ये जो है मान लेते हैं कि ये पेरीफेरी में सेल रहेंगे यहाँ पर, तो ये फाइनली बाद में जाकर के क्या बनाएगा, एपिडर्मल सेल बनाएगा, है ना, जब ये आउटर मोस्ट बाउंड्री पे जब रहेगा तो डिपेंड करता है कि किस जगह पर प्रेजेंट है। वाइल दोज पुश टू द पेरीफेरी मैच्योर एज एपिडर्मिस। तो वही कह रहे हैं जो यहाँ पे सेल होंगे पेरीफेरी में, वो आपका एपिडर्मिस बनाएगा, और जो यहाँ पर प्रेजेंट है सेल वो आपका रूट कैप बना देगा। कैन यू एड अ फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ द ओपन डिफरेंशिएशन कोरिलेटिंग द पोजिशन ऑफ द सेल टू इट्स पोजिशन, है ना, इन एन जो है ऑर्गेन। तो आप अदर अदर जो है मेरिस्टेमेटिक सेल अलग अलग जगह पे किस तरह का सेल बनाता है उसका एक आप लिस्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे वास्कुलर कैम्बियम है, वो अगर फ्लोएम पेरीफेरी वो मान लेते हैं कि आपका वास्कुलर कैम्बियम है, यहाँ पे सेल
अब इधर वाले सेल जो बनाएंगे वो एक तरह से देखा जाए तो सेकेंडरी फ्लोएम बनाएंगे, और इधर जो सेल्स होंगे लोकेशन अगर उसको पीठ की तरफ होगा तो वो सेकेंडरी जो है आपका जाइलम बनाएगा, है ना। उसी तरह कॉर्क कैम्बियम कॉर्टिकल रीजन में है तो वहां पे आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा। इस तरीके से, है ना, आप बहुत सारे नेम जो है आप लिस्ट कर सकते हैं। अब है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज अ टर्म दैट इंक्लूड्स ऑल चेंजेस दैट एन organism goes through during its life cycle. Correct. Development is a term that includes all changes that an organism goes through during, है ना, its life cycle from germination of the seed to the senescence. तो जर्मिनेशन से लेकर के सेनेसेंस तक जितने भी आपको इसमें चेंजेज देखने को मिला सबको हम लोग डेवलपमेंट बोलेंगे। Diagrammatic representation of the sequence of the processes which constitute the development of a cell of a higher plant is given in figure 13.8. It is also applicable to tissue and organ. तो ये जो फिगर है यहाँ पे दिखाया गया है कि सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोसेस इन अ प्लांट सेल में किस तरह से आपका डेवलपमेंटल होता है। तो जैसे ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, अब इसमें प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगा, यानी कि ये सेल का साइज पहले छोटा था, अब सेल का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना, और फिर ये आपका डिफरेंशिएशन में चला जाएगा। एक ये हो गया। दूसरा है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुआ, और अगर ये डिफरेंशिएशन में नहीं जाएगा तो हो सकता है कि ये आपका सेल डिवीजन में फिर चला जाए, है ना। तो फिर ये सेल डिवाइड करके फिर से, है ना, जैसे ये सेल है और सेल डिवीजन होना है तो इसमें पहले, है ना, प्रोटोप्लाज्म का जो है इंक्रीज होगा और इसका सेल साइज जो है एक बढ़ता है, बड़ा हो जाएगा, है ना। और एक कंडीशन आएगा जहां पे ये डिवीजन में चला जाएगा, क्योंकि इसके न्यूक्लियस के पास इतनी कंट्रोलिंग पावर नहीं रहेगा कि वो, है ना, बहुत बड़े लार्ज सेल को वो कंट्रोल करे। तो एक न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है, उसको अगर वो क्रॉस कर देगा तो फिर ये सेल पुनः दोबारा डिवाइड कर जाता है। तो यहाँ पे तो प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ था, है ना, सेल का साइज आपका बढ़ा और फिर से ये सेल डिवाइड करेगा, सेल डिवीजन में चला जाएगा, है ना। और ये आपका फिर से दो सेल बनाएगा। दो सेल अगर वो जियोमेट्रिक ग्रोथ दिखा रहा है ना, तो उसमें दोनों सेल मेरिस्टेमेटिक होंगे, लेकिन अगर अरिथमेटिक ग्रोथ दिखा रहा है तो वो एक मेरिस्टेमेटिक सेल बनेंगे और एक परमानेंट सेल बनेंगे, जो कि ऑलरेडी हम लोग, है ना, पहले वाले लेक्चर में चर्चा किए थे। तो तीन कंडीशन यहाँ पे दिखाया हुआ है ना। एक तो मेरिस्टेमेटिक सेल है, उसमें प्लाज्मेटिक ग्रोथ होंगे, साइज आपका बढ़ेगा और फिर वो डिफरेंशिएशन में चला जाता है ना। जो उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा उस तरह का वो सेल का शेप ले लेगा और उस तरह का ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। दूसरा है कि ये प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुआ और इसको माइटोसिस में फिर अगर जाना है तो ये फिर से सेल डिवीजन में चला जाएगा और फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल बनाएगा, है ना, अगर वो जियोमेट्रिक ग्रोथ दिखा रहा है तो। और तीसरा दिखाया है कि मेरिस्टेमेटिक सेल है तो इसमें प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगा, तो प्लाज्मिक ग्रोथ होगा तो इसमें एक तरह से एक्सपेंशन होगा, है ना, इलोंगेशन आपको होगा। इलोंगेशन होने के बाद, है ना, ये बता रहा है कि मैच्योरेशन हो रहा है, तो मैच्योरेशन में ये डिफरेंशिएशन प्रोसेस जो है होता है, ये मैच्योरेशन होगा और ये मैच्योर सेल आपका बन जाएगा। अब मैच्योर होने के बाद, है ना, अब वो सेनेसेंस शो करेगा, यानी कि वो अब धीरे धीरे, है ना, डेथ की ओर जा रहा है और ये सेल आपका डेथ हो जाएगा। तो यहाँ पे तीन चीजें जो है आपका, है ना, दिखाया गया है एक ही डायग्राम में, अलग अलग जो है कंडीशंस और अलग अलग जो है फिनोमेना जो है कि कब क्या होगा इसका जहाँ पे चर्चा किया है इस डायग्राम में। अब है प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और phases of life to form different kind of structure। कह रहा है प्लांट जो है वो फॉलो करता है डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स में
है ना, डिफरेंट डिफरेंट पाथवे वो फॉलो करता है। और फेजेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, या हम कह सकते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है लाइफ में फेजेज से वो पास होता है, और वो डिफरेंट काइंड का स्ट्रक्चर जो आपका बनाता है। तो दिस एबिलिटी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है अलग अलग कंडीशंस में, है ना, या इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से वो डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी। दिस एबिलिटी टू इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। अब जैसे हेटेरोफिली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर। तो हेटेरोफिली, तो वो मान लेते हैं कि जुवेनाइल कंडीशन में कुछ अलग तरह का प्लांट लीफ का स्ट्रक्चर है। जब वो मैच्योर हो जाता है तो लीफ का स्ट्रक्चर आपका, है ना, चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया हुआ, ये लार्क स्पर का दिखाया हुआ है। ये जो है लार्क स्पर का लीफ का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। जुवेनाइल कंडीशन में ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। जैसे ही एडल्ट होते हैं तो इसमें आपका लीफ में जो है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है फॉर्मेशन कर लेता है ना। तो अब ये अगर हम देखें तो ये सेमी प्लांट है, बट अलग अलग लाइफ के फेजेज में लीफ का स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट टाइप का हो जाता है। ये किसके वजह से हुआ? ड्यू टू प्लास्टिसिटी ना, ड्यू टू प्लास्टिसिटी की वजह से ऐसा हो पाया। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि हाइड्रोफिली जो है आपका कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो ये आपका कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर, ये आपका एग्जांपल दिया हुआ है। इन सच प्लांट्स द लीव्स ऑफ द जुवेनाइल प्लांट आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोज इन द मैच्योर प्लांट। तो इसमें जो मैच्योर प्लांट का लीफ होगा वो जुवेनाइल प्लांट के कंपैरिजन में डिफरेंट होता है। ऑन द अदर हैंड डिफरेंसेज इन शेप ऑफ लीव्स प्रोड्यूस इन एयर एंड दोज प्रोड्यूस इन द वाटर इन वाटर कप। वाटर कप में अगर हम देखें, है ना, तो वाटर कप में देखें तो जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ये इस तरह का मान लेते हैं लीफ है, लेकिन यही अगर ये वाटर हैबिटेट में चला जाए तो इस तरह का लीफ जो है आपका, है ना, फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये भी क्यों हुआ? ये भी आपका एक तरह से हुआ ड्यू टू प्लास्टिसिटी, है ना। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि ये ड्यू टू प्लास्टिसिटी, यहाँ पे प्लास्टिसिटी शो कर रहा है ना, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये चीजें आपने देखा। तो वाटर कप आल्सो रिप्रेजेंट द हेटेरोफिलस डेवलपमेंट ड्यू टू द एनवायरनमेंट, है ना, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप टाइप का जो है लीफ का स्ट्रक्चर बनाया। दिस फिनोमेना ऑफ हेटेरोफिली इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी। तो ये जो फिनोमेना है वो किसका एग्जांपल है? प्लास्टिसिटी का एग्जांपल है। तो ये चीजें आपको याद रखना है, एग्जांपल इससे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब आगे है, thus growth, differentiation and development are very closely related. Growth, differentiation and development are very closely related events in the life of the plant, है ना। ये सब closely related है। ग्रोथ होगा, फिर उसमें डिफरेंशिएशन होगा, फिर डेवलपमेंट हो रहा है, अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर जो है आपका बना रहा है ना। ब्रॉडली डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ब्रॉड टर्म में अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट को हम अगर लिखना चाहें, इजकल टू, है ना, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, है ना। अगर हम ये डेवलपमेंट को अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट जो है ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन को मिलाएंगे तो वो डेवलपमेंट आपका कहलाएगा। तो डेवलपमेंट इन प्लांट्स बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो ये डेवलपमेंट है वो प्लांट के अंदर में बहुत सारे, है ना, केमिकल्स, हार्मोन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इंट्रिंसिक फैक्टर या प्लांट का अपना फैक्टर हो सकता है ये, है ना, जो प्लांट के अंदर मौजूद है ना।
तो उसको हम लोग इंट्रिंसिक फैक्टर बोल देते हैं, इसको प्लांट फैक्टर भी बोल देते हैं। और एक्सट्रिंसिक फैक्टर मतलब बाहर का फैक्टर, टेम्परेचर, एयर, है ना, वाटर, ये सब चीजें जो है प्लांट के बाहर का कंपोनेंट है, तो इसको एक्सट्रिंसिक फैक्टर आपका बोल देते हैं। द फॉर्मर इंक्लूड्स बोथ इंट्रासेलुलर, है ना, जेनेटिक एंड इंटरसेलुलर फैक्टर्स, केमिकल सच एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो जो इंट्रिंसिक है, इसमें दो तरह का आ गया, इंट्रासेलुलर और दूसरा है इंटर सेलुलर। तो इंट्रासेलुलर का कहने का मतलब है कि ये सेल है, तो सेल का अपना एक जो है ना, क्रोमोसोम है, जेनेटिक मटेरियल है, और हर एक क्रोमोसोम पे आपका जीन प्रेजेंट है। वो जीन जो है डिसाइड करता है किस तरह का लीफ होगा, किस तरह का फ्लावर होगा, किस तरह का, है ना, फ्रूट होगा, किस तरह का सीड होगा। तो वो सब जो है जेनेटिक, है ना, क्रोमोसोम जीन की वजह से, ये मान लेते हैं आपका क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है आपका। और इस पे क्या प्रेजेंट है, जीन्स प्रेजेंट है। ये आपका कैरेक्टर्स को डिसाइड करता है। इसके वजह से आपका कैरेक्टर्स जो है डिसाइड होता है कि किस तरह का जो है ना, फिनोटिपिक कैरेक्टर जो है, इसको हम बात करते हैं, वो चीजें जो है। तो ये इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर का जो कंपोनेंट है वो प्लांट के डेवलपमेंट को डिसाइड करता है। और इंटरसेलुलर की बात हो गई, तो इंटरसेलुलर का मतलब हुआ कि जैसे ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, और ये सेल जो है कुछ केमिकल रिलीज किया, है ना, और इस केमिकल इस सेल को अफेक्ट कर रहा है। तो ये हो गया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, है ना। तो ये दो सेल के बीच में है, या हो सकता है ये सेल कुछ रिलीज ऐसे किया, है ना, और ये इसको प्रभावित कर रहा है ना। ये सेल जो है कुछ इधर रिलीज किया और ये इसको प्रभावित कर रहा है। तो ये इंटरसेलुलर, है ना, दो सेल के बीच का जो है ये फेनोमेना हो रही है ना। तो वो आपका कुछ केमिकल की वजह से होंगे, जैसे हम लोग प्लांट ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी उसको बोलते हैं। वाइल द लेटर इंक्लूड्स लाइट, और जो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक फैक्टर होंगे, ये तो आपका इंट्रिंसिक में ये दोनों आ गया, इंट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर, है ना। और जो एक्सट्रिंसिक है उसमें आपका लाइट आएगा, टेम्परेचर आएगा, वाटर आएगा, ऑक्सीजन आएगा, न्यूट्रिशन आएगा। ये सब जो है आपका, है ना, एक्सट्रिंसिक का जो है फैक्टर्स का जो है ये एग्जांपल्स आपका हो जाएगा। तो ये सब चीजें था, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, है ना, रीडिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट, प्लास्टिसिटी। तो इस टॉपिक में ये सारी चीजें हैं, हमारे जो एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन दिया है, इसको हम लोग एक एक लाइन को डिकोड किए और एक एक चीजों को समझने का कोशिश किए। तो इस लेक्चर में, है ना, हम लोग यहाँ तक समझे, और इस लेक्चर को यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। फिर जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे उसका डिस्कवरी हुआ, है ना, और क्या क्या वो फंक्शंस करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर में इतना ही। थैंक्स।